इस समय हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 बार मंत्री रह चुके, पहले बसपा में पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके और उसके बाद भाजपा में मंत्री रह चुके रंगनाथ मिश्रा जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ग्लोबल भारत टीवी में मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जो मैं आज पूछूंगी, जिसके ऊपर तमाम तरह की पार्टियां जो है वो आपस में लड़ रही हैं, तमाम तरह की पार्टियां अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया दे रही हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ही आपका सियासी सफर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे पहले आप बसपा में थे, उसके बाद आप भाजपा में आ गए। बहुत कम ऐसा होता है, और बसपा और भाजपा दोनों में कैसे संबंध हैं ये हर कोई जानता है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका सियासी सफर पूछना चाहूंगी। देखिए, मैं छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था, फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भदोही का रहा, बनारस जिले का उपाध्यक्ष रहा, फिर युवा मोर्चे का प्रदेश मंत्री रहा। फिर मैं 91 में पहली बार चुनाव विधानसभा का लड़ा और मैं थोड़े वोटों से 500-700 वोटों से हार गया था। फिर 93 में मैं चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा में जीत करके गया, और फिर 96 में भी जीता विधानसभा का चुनाव, और उसमें मैं कल्याण सिंह जी के साथ ऊर्जा मंत्री था, वन मंत्री था, गृह मंत्री था, ये परिवार कल्याण मंत्री था, राजनाथ सिंह के साथ और राम प्रकाश गुप्ता जी के साथ भी मैंने काम किया था। फिर मैं 2 में चुनाव में हार गया था और कुछ वहाँ के राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी कि माफियाओं की लड़ाई में ऐसी स्थिति बनी कि मुझे बसपा ज्वाइन करना पड़ा। और 2005 में एक उपचुनाव हो रहा था, उसमें मैंने बसपा ज्वाइन कर लिया और वो चुनाव मैं विपक्ष में रहते हुए जीत गया। सपा सरकार थी उस समय। फिर साथ में मैं फिर जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें भी मैं जीत गया। फिर मायावती सरकार में शिक्षा मंत्री, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बना। जिस तरह से बसपा की सरकार में इस समय प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, हालांकि आने वाले उपचुनाव में मायावती जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं चुनावी मैदान में, और इस समय उन्होंने अपनी पार्टी के साथ अब वाम सेफ को भी एक्टिव करने का मन बना लिया है। तो आने वाले उपचुनाव में अब हर कोई यही कह रहा है कि इतने साल बाद अब मायावती एक्टिव हुई हैं, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ अब हलचल और ज्यादा बढ़ सकती है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, कुछ नहीं, वो पूरा डेड हो चुका है संगठन, उसमें कोई अब दम नहीं है, और सारे वोटर्स भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, उनके जो वोटर्स हैं, और वो संगठन खड़ा करना बड़ा मुश्किल है बहुजन समाज पार्टी के लिए। नहीं, लेकिन बसपा को इसीलिए वाम सेफ उन्होंने इसीलिए मायावती जी ने जो डिस्कस किया इसीलिए किया, उन्होंने खुद ही कहा कि मेरी पार्टी में अब कोई बचा नहीं है, इसलिए मुझे अब दूसरी का सहारा लेना पड़ा, इसलिए मैं वाम सेफ को एक्टिव करने जा रही हूँ। कोई चीज अगर ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो फिर उसको ट्रैक पर लाने में बड़ा समय लगता है। समय का इंतजार करिए, मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी ट्रैक पर आएगी। अच्छा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है हर जगह बयान दे रहे हैं, अभी जिस तरह से उनका बुलडोजर एक्शन पर अभी रोक लगी हुई है 1 अक्टूबर तक, और जिस तरह से अभी आपको हाल ही में जो है अवधेश प्रसाद के बेटे के ऊपर भी कई आरोप लग गए, लेकिन इस समय अवधेश प्रसाद का कहना है कि ये भी बीजेपी ने ही किया है। मतलब उनकी तरफ से ये कहना है कि अयोध्या कन्नौज बीते दिनों में, बीते महीनों में जितनी भी गड़बड़ी हुई है, बीजेपी हार गई है चुनाव में, इसलिए बीजेपी जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के जो है वो दंगे करवा रही है, अलग अलग तरह के कांड करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 24-25 करोड़ की आबादी है, और चुनाव तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उस पर एक्शन तो गवर्नमेंट लेगी। अगर एक्शन नहीं लेगी तो फिर लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। एक अपराधी को अगर कार्रवाई नहीं की गई, चाहे वो वीआईपी परिवार का हो चाहे सामान्य परिवार का, तो मैसेज गलत जाता है, फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो कार्रवाई तो करनी ही पड़ती है, चाहे वो कोई हो, वीआईपी के घर का हो चाहे सामान्य परिवार का। नहीं, लेकिन जितनी कार्रवाई हमने, जितना भी सीएम योगी की कार्रवाई देखी है, तुरंत उन्होंने बुलडोजर भेजा है या जो भी उन्होंने न्याय दिलवाया है। डिम्पल यादव ने एक बयान में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा में जो है सेंध लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित जो है महसूस नहीं करती हैं। तो क्या उनकी सरकार थी, राम राज्य था?
ऐसा तो था नहीं कि राम राज्य था। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो सपा की सरकार से बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार है। और आज जितनी सुरक्षा आम लोगों को है उतना जो है वो सपा की सरकार में नहीं था। जिस तरह से सर उपचुनाव आने वाला है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो है पूरा जोर लगा करके अपने प्रत्याशी उतार रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है। अवधेश प्रसाद जी का कहना है कि भाजपा जो है हार जाएगी। उन्होंने एक बयान दिया था कल परसों में, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आएंगे बीजेपी 1000 वोट हार जाएगी, और योगी आदित्यनाथ जिस जिस शहर जाएंगे वहां वहां बीजेपी जो है 1000 वोट हारती चली जाएगी, क्योंकि जितना भी दंगे हो रहे हैं, जितने भी हमने बीते महीने में देखा है, वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ के ऐसे भड़काऊ बयान की वजह से हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में जो हारता है वो ज्यादा आवाज करता है, बात करता है कि हम तो जीत ही रहे हैं। वो इसके पीछे कारण होता है कि उसके वोटर और उसके कार्यकर्ता अब जो है वो निराश न हो, तो अपने लोगों का उत्साह बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो इतिहास भूल गए कि हमेशा जो है उपचुनाव सत्ता दल जीतती है, उसके पीछे कारण है। पब्लिक ये समझती है कि इससे सरकार बनने बिगड़ने में कोई फर्क नहीं, तो अच्छा है कि सरकार जिसकी है हम उसको वोट करेंगे, तो सरकार मेरा करके वो विधायक हमारे क्षेत्र में काम करेगा। विपक्ष का विधायक हो जाएगा तो कोई काम तो कर नहीं सकता, बहुत कुछ लोगों का सहयोग कर नहीं सकता, तो ये स्वाभाविक है, वो भी जानते हैं। इसलिए वो जानते हुए भी कि सत्तारूढ़ दल की पार्टी हमेशा उपचुनाव जीतती है, मैक्सिमम जीतती है, एकाक सीट से छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में। जैसे मैं 2005 में उपचुनाव खुद लड़ा था, बसपा से लड़ा था। बसपा उस समय विपक्ष में थी, सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, लेकिन फिर भी मैं चुनाव जीत गया था। और एक टर्निंग पॉइंट था उसी समय, उसी की वजह से बसपा का ग्राफ बढ़ा और 2007 में बसपा सरकार बना लिया। तो ये अपवाद होता है, लेकिन ये वो अच्छी तरह जानते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि उनके जमाने में भी रहा, पहले भी जिसकी सरकारें थी उनके समय में भी यह होता रहा कि उपचुनाव हमेशा सत्ता का होता है। पब्लिक भी इसको मानती है, उससे पब्लिक को फायदा होता है, क्योंकि उससे विपक्ष की सरकार तो बनेगी नहीं। अच्छा, उपचुनाव आने वाले हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप भाजपा में हैं, ठीक है, तो भाजपा में आने के बाद कौन कौन से चेंजेस आपने नोटिस किए, और अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरह से भाजपा में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है एक्टिव हैं पूरी तरह से, जितना भी उन्होंने कांवड़ यात्रा में पिछले महीनों में जो नेम प्लेट का उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद जैसे विवाद खड़ा हुआ, जिस तरह से कन्नौज में जो हुआ, अयोध्या में जो हुआ, तमाम तरह की चीज़ें, भाजपा में आपने क्या चीज़ें नोटिस की है इन सालों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं, सबकी जवाबदेही होती है, और जो प्रथम सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था ठीक करना। सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है और लोग महसूस भी कर रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश का। सवाल जहां तक समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो हमेशा जो है वहां शरीफों के ऊपर अपराधियों द्वारा मुकदमे होते थे, आज शरीफों द्वारा अपराधियों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, यही बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के रूप में मुझे देखिए, मैं जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले मैं 7-8 चुनाव लड़ा, 4 बार एमएलए था, मिनिस्टर था, एक भी मुकदमे आचार संहिता तक के नहीं थे। लेकिन माफिया एक समाजवादी पार्टी विधायक था, वो मेरे ऊपर 2-2 मुकदमा फर्जी लगा दिया, उसमें हम बाइज्जत बरी हुए। आज अभी एक मुकदमा तो उसी की वजह से था कि मेरे ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति का केस लगा दिया और मैं 2 साल जेल में रहा। मुझे मेरठ जेल में उसी के कहने से भेज दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया और मुझे फिर मेरठ से लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया। आप सोचिए, मैं 800 किलोमीटर से ट्रायल होगा लखनऊ, और मैं कैसे पहुंचता, कितनी कष्ट होते, लेकिन वो ऐसा माफियाओं के कहने से हो रहा था। लेकिन आज क्या है कि माफियाओं के खिलाफ जो है एक्शन हो रहे हैं, माफिया जेल में, शरीफ जेल में नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में रामराज आ गया है। नहीं, देखिए, रामराज एक उदाहरण देते हैं, रामराज तो जो है वो तो किसी के राज में नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, राम राज्य के कल्पनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं योगी सरकार।
हालांकि बिल्कुल जो दर्शक हमारे साथ है, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत कम केस में होता है कि ईडी किसी केस में कोई क्लोजर रिपोर्ट दे दे और वो केस जो है अच्छी तरह से बंद हो जाए। हालांकि जिस तरह से अच्छा उपचुनाव आ रहे हैं सर, एक ही लाइन में मैं आपसे सवाल पूछूंगी, किसका पलड़ा भारी होगा? भाजपा का होगा कि समाजवादी पार्टी का होगा? ये आपने पहले जो बात की ईडी के संबंध में, इसमें दो राय नहीं कि ईडी एक परजीवी संस्था है, वो सीधे किसी पर कार्रवाई नहीं करती। अगर किसी के खिलाफ सीबीआई या विजिलेंस इन सब चीजों से कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, चार्जशीट होती है, तो वो भी टेक ओवर करती है। जब सपा की सरकार ने मेरे खिलाफ जो है एफआईआर किया, वो 6 महीने में चार्जशीट लगा दिया, तो 2013 के बीच में फिर ईडी ने 14 में हमारे खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कर ली और फिर मैं ट्रायल फेस किया और बाइज्जत बरी हुआ 2021 में। फिर भी ईडी ने कार्रवाई नहीं बंद की थी हमारे खिलाफ, जो है वो हमारी एक मकान जब्त कर लिया था और इसको हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फिर उसको इन्वेस्टिगेशन पर पहले तो स्टे किया, फिर उनको काउंटर लगाने के लिए कहा, ईडी ने काउंटर लगा नहीं रही थी, फिर भी दबाव कोर्ट का पड़ा, फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री लगाया और फिर ये बताया कि हमने ये ICIR क्लोज कर दिया, यानी केस खत्म कर दिया रंगनाथ मिश्रा के ऊपर। ये अपने आप में एक यूनिक है, ऐसा देश में पहली बार हुआ होगा मैं समझता हूँ। तो इस प्रकार से कार्रवाई बदले की भावना से समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं के कहने से हम जैसे शरीफों के ऊपर की गई थी। आज जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि जो उपचुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि मठाधीश और माफियाओं में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई बड़े बयान दिए, जिसके बाद फिर डिम्पल यादव भी जो है इस मैदान में उतरी। इस बयान पे आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी संस्था या किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक बात करके उसे ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। हमारे सनातन धर्म में मठों का, आश्रमों का, इन सब का बड़ा योगदान है, बड़ा महत्व है और सनातन धर्म के उत्थान में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो उनको लेकर के कोई कमेंट करना हमारे समझ से उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित जो है महसूस करती हैं कि अब भाजपा की सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि आज ज्यादा सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं, महिलाएं, आम लोग, व्यापारी, सारे लोग, क्योंकि माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई हो रही है और सतत हो रही है। तो स्वाभाविक है जब बड़े माफिया जो है शिकंजे में होते हैं तो छोटे लोग अपने आप जो है बिल में घुस जाते हैं। अभी इस समय जो एक मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है सर, वो है तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में जो मिलावट पाई गई है। उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी का ये कहना है, जो अभी डिम्पल यादव का भी और अखिलेश यादव का बयान भी आया, कि शरीर को शुद्ध की जगह अशुद्ध कर दिया गया है। जब से बीजेपी हारी है, उन्होंने फिर वही बयान रिपीट किया कि जब से भाजपा जो है हार गई है, तब से क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तब से क्यों पूरे देश में जो है हर जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी सूरत का हम ले लें या फिर मैं आपसे कन्नौज अगर बोलूं, जो समाजवादी पार्टी के एक सांसद को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अयोध्या से जो मोहित खान निकल के आया, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? तिरुपति बालाजी के लड्डुओं का जो एक कॉन्ट्रोवर्सी, स्वाभाविक है ये जो घटनाएं हुई हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तो गवर्नमेंट थी नहीं, जबकि ये बात बताई जा रही है उस समय जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। जगन मोहन रेड्डी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं था और उस समय, और स्वाभाविक है अगर वहां का मुख्यमंत्री वर्तमान ये कह रहा है कि इस प्रकार से कार्रवाई मिलावट हुई, तो ये बड़ी गंभीर बात है। और ये प्रथम दृष्टया ये भी लग रहा है कि अगर वो 320 रुपए केजी का घी इस्तेमाल कर रहे थे तो खुद अपने आप में सोचना चाहिए कि देसी घी जहां मार्केट में 800-700 रुपया केजी है, वो कौन व्यक्ति है, वो कैसा घी सप्लाई कर रहा है, 320 में आपूर्ति हो रही है, उसे तो एक्शन वही शंका हो रही है। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और इसमें भाजपा कोई लेना देना नहीं है। वहां के लोग, जो सरकार थी, वो इसके लिए जिम्मेदार है और इसकी जितनी उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषियों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय नड्डा जी ने इसको संज्ञान में लिया है और निश्चित कार्रवाई होगी। आने वाले उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें दो राय। और जिस तरह से जो एक तरफ सारी पार्टियां, राहुल गांधी अपना बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव अपने आप देश, ग्रास रूट पर इनके लोगों कोई संगठन नहीं है, ये हवाई बात करते हैं। इनको उम्मीद है कोई ऐसी हवा चलेगी कि हम जीत जाएंगे, बिलारी के भाग्य से शिखर टूट जाएगा, लेकिन वो टूटने वाला है नहीं, इसलिए कि भाजपा की जड़ नीचे तक मजबूत है, जनता के हित में काम कर रहे हैं। उनका ग्रास रूट पर जो है संगठन खड़ा हुआ है, हर गांव में वर्कर मिल जाएंगे, हर व्यक्ति, हर चौराहे पर लोग मिल जाएंगे। फिर कैसे मुकाबला? इनके पास कौन सा आदमी है? आप इनके पास तमाम, आप समझिए 50% पोलिंग पर इनके एजेंट नहीं रहते हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे ये? कैसे जीतेंगे? इनका संगठन मृतप्राय है। ये सिर्फ हवाई बात करके मीडिया के बल पर कुछ सोचते हैं कि माहौल बन जाए, लेकिन वो बनने वाला है नहीं। इसलिए कि उस माहौल को 1 मिनट में खंडित कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जो ग्रास रूट पर हर गली मोहल्ले में है। अच्छा, आने वाले उपचुनाव के लिए जो है नगीना सांसद जो चंद्रशेखर हैं, उन्होंने ओवैसी के साथ भी गठबंधन करने का सोचा है और जिस तरह से वो अपनी नज़र एक तरफ दलित और मुस्लिम पर बनाए रखते हैं, अब वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वो एक नई कहानी लिखें। तो ये जो चंद्रशेखर की एक जो सोच है, जो उन्होंने ओवैसी के साथ एक गठबंधन करने का सोचा और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आने वाले उपचुनाव में यूपी में उतरूंगा, उसमें आपका क्या मानना है? कोई मतलब नहीं है गठबंधन बना करके। बेमेल सिद्धांत के लोग अगर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अब जनता बहुत आगे है, वो सारी चीज़ जानती है। कुछ काम, आपका विजन क्या है? आप जनता को करेंगे क्या? आप करने की स्थिति में नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं। गठबंधन, जातियों का गठबंधन कर देने से आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी जातियों के लोग हैं तो इंसान ही, और उनको अगर सुविधा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, तो आपको क्यों वोट देंगे? इसलिए कि आपने गठबंधन कर लिया है। नहीं, ये पब्लिक ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी है, उसमें मोदी हैं, योगी हैं, तो वो जो है नीचे वर्ग के लोगों की सुनते ही नहीं है, मुस्लिम की सुनते ही नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की सुनते हैं। ये गलत है। जितने आवास मुसलमानों के बने भारतीय जनता पार्टी सरकार में, 3,20,000 प्रधानमंत्री आवास, शायद ही किसी भी सरकार में बने हो, शायद ही बने हो। और 5 किलो राशन क्या सिर्फ मुसलमान हिंदुओं को दिया जा रहा है? सारे लोगों को, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि, जो किसान, मुसलमान किसान होगा, क्या उसको नहीं दिया जा रहा है? क्या उसमें भेदभाव किया जा रहा है? आयुष्मान योजना जो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? सारे लाभ मुसलमान ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान की भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी काम हर समाज का कर रही है और इसीलिए इतनी वोट मिल रही है और 15 साल से सत्ता में टिकी हुई है। तो मतलब आने वाले उपचुनाव में क्या ये माना जाए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो गई, या जिस तरह से राहुल गांधी हो गए, या चलिए अभी जो सुर्खियों में चल रहे हैं खासकर अवधेश प्रसाद हो गए, सबके बयान गलत है? मतलब अगर जनता जिताएगी तो योगी आदित्यनाथ ही आएंगे? बिल्कुल ये सच है। मेहनत करते हैं, उनको पीड़ा यह है कि मुख्यमंत्री जी इतनी बार क्यों आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जाते होंगे तो वहाँ सारे काम जल्दी से और तेजी से होते होंगे, लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। पीड़ा उनको इससे नहीं है कि वो आ रहे हैं तो ऐसे वोट, उनको तो खुश होना चाहिए अगर वोट कम हो रही है, लेकिन वो परेशान इसलिए हैं कि मुख्यमंत्री अगर बहुत कम पहुँच पाता है, अगर मुख्यमंत्री अगर महीने में 15 दिन में आ जा रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता मुख्यमंत्री के साथ खड़ी होगी, बीजेपी के साथ खड़ी होगी, इसलिए परेशानी उनको है। योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर आपको 2 शब्द कहना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी एक योगी हैं ही, घर परिवार है नहीं, जो कुछ भी है उनका जो है समाज के लिए ही है। इसलिए मैं समझता हूं कि
मेहनत के साथ जनता के दुख दर्द को अपना समझ के, अपना परिवार समझ के काम कर रहे हैं और एक अच्छे शासक के रूप में काम कर रहे हैं। और इस समय एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, जिसके बाद अब देश में जो है सियासी हलचल और ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक तरफ कोई कह रहा है कि देश में इतने मुद्दों को छोड़ करके जो है प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करने पर चले गए हैं। देखिए, विदेश की यात्रा वो व्यक्तिगत यात्रा तो कर नहीं रहे हैं, वो देश के लिए ही इस क्वाड सम्मेलन में गए हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ताकि इस देश का जो है निर्यात आयात बढ़ सके, लोगों की सुविधाएं बढ़ सके, यहाँ की जनता का लाभ हो सके, इसलिए अगर बैठकों में, मीटिंगों में, सम्मेलनों में राष्ट्राध्यक्षों के नहीं जाएंगे तो फिर देश के लिए काम कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री सिर्फ आंतरिक क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रधानमंत्री तो होता नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, हर वर्ग में हर जगह काम करना चाहिए और तभी देश मजबूत होगा। सर, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, हाँ बस आखिरी है ये, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, आने वाले समय में आपका क्या प्लान है? क्या बीजेपी को छोड़ के कोई और आपने अलग कोई प्लान बना रखा है या फिर भाजपा में ही आपको कुछ ऐसा काम करना है? देखिए, हम लोग जो है सिद्धांत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारा संस्कार ही भारतीय जनता पार्टी का रहा, विद्यार्थी परिषद आरएसएस का था। हम लोग जो है एक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, यानी उसी में पले बढ़े रहे। बीच में मैं जरूर पार्टी छोड़ दिया था, वो माफियाओं की लड़ाई में ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन किसी सिद्धांत से, अपने किसी बात से, अपने दल के नीतियों से नाराज होकर के मैं बसपा में नहीं गया था, या बसपा की नीतियों को बहुत अच्छा मान करके नहीं गया था। वो एक एक्सीडेंटल घटना थी कि हमको एक माफिया वहाँ चुनाव लड़ रहा था, वो जो है उसको हराना था, और उस समय मुझे लगा कि उसको नहीं हराया जाएगा तो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए बहुत कठिन निर्णय मैं लिया था और बसपा में गया था। वो एक अलग बात है कि वहाँ सरकार बनी, फिर मैं मंत्री बन गया, लेकिन हमारा जो संस्कार मेरे ऊपर है वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है, मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता।